और ट्रायंगल वाला सवाल हो भी गया कि बस गला ही ने सारा। वेरी गुड। चलिए जी, आज सवाल फिर करते हैं। दुआ लिमिटेड। पैटर्न 2020 में आया था। दुआ लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2019। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन गैदर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिलेटेड टू टैक्सेशन। अच्छा जी, उसने डिस्क्लोजर मांगा है। डिस्क्लोजर मैंने आपको बता दिया डिस्क्लोजर में क्या होता है। नो टू टैक्सेशन बनाना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट निकालना है, 2018 का भी निकालना है और 2019 का भी निकालना है। टोटल सवाल कितने नंबर का आया? 16 नंबर का सवाल है। ठीक हो गया जी। नो टू टैक्सेशन में मैंने आपको बताया है कि नो टू टैक्सेशन में क्या क्या चीजें आती होती हैं। सबसे पहले करंट टैक्स ऊपर लिखना है और डेफर्ड टैक्स नीचे लिखना है, बस टोटल कर लेना है। ये नोट है, इसके अलावा और कख नहीं आना। अच्छा जी, पहला पॉइंट देख लेंगे। अकाउंटिंग लॉस बिफोर टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 140 मिलियन। लॉस आ गया जी किस साल में? 2019 में। ओके, अब उसके बाद वो दो बातें बता रहा है। एन अमाउंट ऑफ 2 मिलियन रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर हुज डेट हैज बीन रिटन ऑफ इन 2018 एज पर टैक्स लॉ, रिसीवेबल रिटन ऑफ आर अलाउड एज डिडक्शन। 2018 में हमने एक डेटर था, उसका बैलेंस राइट ऑफ कर दिया था, इसका मतलब है टैक्स वालों ने भी अलाउ कर दिया होगा। अब 2019 में रिकवर हो गया है तो टैक्स वाले सोए होंगे। टैक्स वालों को भी पता लग गया भाईजान रिकवरी हो गई है, तो टैक्स वाले उसके ऊपर क्या कर रहे होंगे? टैक्स लगा रहे होंगे। ठीक है जी। अगला पॉइंट, डिविडेंड ऑफ ₹16 मिलियन अर्नड अगेंस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन यूके बेस्ड कंपनी। हमने कोई शेयर बाय किया किसी कंपनी के, उसके ऊपर हमें क्या मिल गया? डिविडेंड मिल गया। एज पर टैक्स लॉ दिस डिविडेंड इनकम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स इन पाकिस्तान एज 20% टैक्स वॉज पेड इन द यूके। वो कहता है 20% टैक्स आपने पाकिस्तान यूके में पे कर दिया था, तो पाकिस्तान में जब ये इनकम लेके आ रहे हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? तो ये परमानेंट डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया? परमानेंट डिफरेंस है। द मूवमेंट ऑफ ओन्ड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फॉर 2019 इज एज फॉलो। ओपनिंग बैलेंस है 1700 अकाउंटिंग के हिसाब से, और 1116 क्या है टैक्स के हिसाब से। एडिशन हमने किए 460 के, और टैक्स वालों ने कितने किए? 480 के। ये पहली दफा गड़बड़ हो रही है। क्या हम कहते थे एडिशन जब भी होंगे कैश पे होंगे, तो जितना हम रिकॉर्ड करते हैं उतना ही टैक्स वाले रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे तो एडिशन में ही फड्डा हो गया है। हम एडिशन रिकॉर्ड कर रहे हैं कितने का? 460 का, वो कह रहे हैं 480 का। 20 का फड्डा तो शुरू में ही हो गया। अच्छा जी, फिर हमने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की कितनी? 72 की। वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कोई इंपेयरमेंट नहीं होती। फिर डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड की 470 की, वो कहते हैं 284 की होगी। ओके, फिर हमने एसेट बेच दिया 144 का, वो कहते हैं नहीं वो 92 का था। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ गया 1474, उनका आ गया 1220। अब नीचे यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये स्टार को एक्सप्लेन किया उन्होंने। इम्पेयरमेंट इज नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स वाले इम्पेयरमेंट को नहीं मानते, वो हमें पहले ही पता था। बरत अब यहाँ पे वो डिफरेंस की बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। Difference of 20 million in addition represents foreign exchange loss on acquisition which was considered as part of cost of asset as per tax law। अच्छा, हुआ क्या है कि हमने 480 की पेमेंट की होगी, क्या की होगी, लेकिन हमने एसेट पर रिकॉर्ड किया था 460 से, और बाकी जो एक्सचेंज लॉस हुआ है वो हम ले गए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने एंट्री की होगी। टैक्स वाले कहते हैं भाईजान नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। अगर आपने कैश पे किया है 480 का, तो आपको टैक्स गेन हुआ है या लॉस हुआ है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आपका असर 480 का ही है। वो बेसिकली ये आप बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
कि यहाँ तक की बात से लगी? ये वाली लाइन दोबारा पढ़ लें, शाबाश। समझ लगी बात? तो ये 20 हम कहाँ ले गए होंगे? तो टैक्स वाले उसको प्रॉफिट लॉस में लेके जाने की इजाजत दे रहे हैं। वो कहते हैं प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा। तो करंट टैक्स की वर्किंग में ये 20 का ख्याल रखना है कि हमने क्या किया होगा और वो क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? अगला पॉइंट, एज पर टैक्स लॉ रिसर्च एक्सपेंस फॉर द ईयर इज अलाउेबल इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब वो कहता है कि अगर आपने रिसर्च की है 2018 में, तो टैक्स वाले कहते हैं बजट 18 में माइनस नहीं करना। कब माइनस करना है? 19 में। रिसर्च एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 25 मिलियन। 2018 में कितनी है? अकाउंटिंग में हमने 64 मिलियन का क्या किया होगा? किस साल में? और टैक्स वाले इसमें लेके जाएंगे। और ये 25 मिलियन का हमने क्या किया होगा? किस साल में? टैक्स वाले क्या करेंगे? तो उन्होंने 2019 में माइनस नहीं किया होगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बात आपने याद रखनी है, करंट टैक्स की वर्किंग में ये इस्तेमाल होगी। रेंट एक्सपेंस इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पस ऑन पेमेंट बेसिस। मतलब वो कहता है रेंट पे करोगे तो एक्सपेंस है, पेमेंट कोई नहीं की तो एक्सपेंस है। रेंट प्रीपेड एज 31 दिसंबर 2019 अमाउंटिंग टू 6 मिलियन। ये प्रीपेड का मतलब क्या है? हमने क्या किया है और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? बताएं जरा। हमने रेंट प्रीपेड का क्या किया होगा? कहाँ लेके गए होंगे? हम बैलेंस शीट में लेके गए होंगे, प्रॉफिट लॉस में नहीं लेके गए। टैक्स वाले क्या कहते हैं? टैक्स वाले 6 मिलियन का क्या कर रहे होंगे? तो समझ आ रही है? टैक्स वाले 6 मिलियन का क्या करेंगे? टैक्स वाले 6 मिलियन का क्या कर रहे होंगे? हाँ? हाँ? ये 2019 में क्या करेंगे टैक्स वाले? पढ़ लो इसको दोबारा पढ़ लो। टैक्स वाले 6 मिलियन का क्या करेंगे? बस आपने ये बताना। है भाई? क्या ये 6 मिलियन पे किया है कि नहीं किया? कैश दिया है? टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? किस बेसिस पे? तो पेमेंट की है। पेमेंट किया तो बस ठीक है, उन्होंने क्या किया है? अकाउंटिंग बाहर में जाए, हम करंट टैक्स निकाल रहे हैं। टैक्स वाले क्या करेंगे 6 मिलियन का? एक्सपेंस करेंगे, क्यों? क्योंकि पेमेंट की है। 2018 में टैक्स वालों ने क्या किया होगा? क्या 2018 में 1 मिलियन की पेमेंट की होगी? अब बोलो तो सही। तो 2018 में उन्होंने 1 मिलियन माइनस किया होगा या 2019 में करेंगे? हमने 2018 में क्या किया होगा 1 मिलियन का? हमने 2018 में 1 मिलियन का क्या किया होगा? एसेट बनाया होगा। कहाँ क्या बनाया होगा? हम उसको प्रॉफिट लॉस में नहीं लेके गए होंगे। टैक्स वाले कहते हैं कि प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अच्छा, हम 2018 में इसको बैलेंस शीट में ले गए, तो 2019 में इसके साथ क्या सलूक हुआ होगा? 2019 में इस 1 मिलियन के साथ क्या सलूक हुआ होगा?
सोचो, एक चीज 2018 में प्रीपेड है, तो 2019 में उसका स्टेटस क्या होगा? है एक्सपेंस बन गई होगी। अकाउंटिंग में 1 मिलियन को एक्सपेंस कब रिकॉर्ड किया होगा? 19 में। लेकिन टैक्स वाले क्या कहते हैं? 18 में। अकाउंटिंग में 6 मिलियन को रिकॉर्ड कब करेंगे? लेकिन टैक्स वाले क्या कहते हैं? पॉइंट समझ आ गया जी? अब पॉइंट नंबर 5, एज ऑन 31 दिसंबर 2018, DL had carry forward tax loss of 90 million, against which DL had always expected that it is probable that future taxable profit will be available। 2018 में हमें लॉस आ रहा है पीछे से कितना? 90 मिलियन। ठीक हो गया जी? और 2019 में भी लॉस था, पढ़ लो, 140 मिलियन। समझ लगी बात की? टैक्स रेट क्या है जी? 35%। बच्चों सबसे पहला काम आपका ये, आपने करंट टैक्स निकालना है। क्या निकालना है? करंट टैक्स की वर्किंग करें, शाबाश। मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए हैं, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। करंट टैक्स की वर्किंग करें। हो गया करंट टैक्स? करंट टैक्स में जो जो हो सकता था कर लिया। सवाल कौन सा जी? मैं देख रहे नहीं। लॉस बिफोर टैक्स कितना था? 140। डिविडेंड इनकम माइनस करेंगे, क्यों बोला? क्योंकि हमने ऐड किया, टैक्स वाले कहते हैं भाई इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, अगला पॉइंट, एक्सचेंज लॉस हुआ था, हमने उसको प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बनाया था। टैक्स वाले कहते हैं भाईजान प्रॉफिट लॉस का हिस्सा नहीं बनेगा, वो एड बैक कर देंगे। इम्पेयरमेंट लॉस वो मानते ही नहीं है, हमने माइनस किया होगा, वो कहेंगे भाईजान हम तो नहीं मानते, एड बैक कर देंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, एड बैक। टैक्स डेप्रिसिएशन, माइनस। ये क्या है इसको बाद में देखते हैं। रिसर्च एक्सपेंस, हमने 19 का एक्सपेंस 19 में रिकॉर्ड किया है, वो कहते हैं 19 में नहीं करना, 20 में करेंगे, तो वो एड बैक कर देंगे। समझ लगी बात? लेकिन 18 का हमने 18 में माइनस किया होगा, वो 18 में माइनस नहीं कर रहे थे, वो कहते, वो उन्होंने क्या कहा था, हम अगले साल माइनस करेंगे, तो 19 में वो माइनस करेंगे 18 वाला लॉस। रिसर्च एक्सपेंस क्लियर। प्रीपेड एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, हमने 2018 का प्रीपेड 19 में एक्सपेंस बनाया होगा, ऐसी है। वो कहता है भाईजान 19 में एक्सपेंस नहीं बनना, 18 में ही बनना। और हमने जो 19 का एक्सपेंस बनाया है, सॉरी 19 का हमने प्रीपेड बनाया है, वो कहता है 19 में ये क्या होगा? एक्सपेंस होगा। लॉजिक समझ आ गई? तो बच्चों कर करा के हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट निकला था कितना? 130। पिछले साल का लॉस आ रहा कितना? 90। टैक्सेबल प्रॉफिट में पिछला लॉस माइनस करेंगे, बाकी जो प्रॉफिट है क्या बनता है? 40। उसके ऊपर बच्चों 35% टैक्स पे करेंगे। कितना बन गया? 14। तो लगी बात? अच्छा, जो डिविडेंड है, क्या उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है? टैक्स तो है, पाकिस्तान में है ना, लेकिन बिजनेस इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने टैक्स पे किया यूके में। बिजनेस के हिसाब से तो एक्सपेंस है कि नहीं है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं दिया, यूके गवर्नमेंट को तो दिया होगा ना। तो बोलो तो सही। देखो बिजनेस अगर चल रहा है, आप बिजनेस को देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को देख रहे हैं? आप गवर्नमेंट को नहीं देख रहे, आप किसको देख रहे हैं? बिजनेस को। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने टैक्स पे किया है। हाँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं दिया, यूके गवर्नमेंट को तो दिया ना। आप तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बिजनेस का प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपके लिए तो एक्सपेंस है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं दिया, यूके वालों को तो दिया। तो 16 के ऊपर आपने 20% टैक्स पे किया होगा, वो टैक्स भी आप रिकॉर्ड करेंगे। ये टैक्स किस गवर्नमेंट को देना आपने? ये 14 वाला टैक्स किसको देना है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। और ये
यूके वाली गवर्नमेंट को, तो आपके लिए तो एक्सपेंस 17.2 है ना फिर। समझ आ गई बात। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, कोई मसला नहीं, यूके गवर्नमेंट को दे रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आप क्या करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देंगे वो भी खर्चा है, जो यूके गवर्नमेंट को देंगे वो भी खर्चा है, तो आपका टोटल खर्चा 17.2 है। ये नोट कर लें। फिर उसके बाद बच्चों डेफिड एक्स की कैलकुलेशन करें, शाबाश। अच्छा, यहां पे एक और चीज क्लियर करें कि ये 52 कैसे आया। ये 52 वाला मसला है, इसको समझते हैं। बच्चों जरा गौर से देखो, हमने डिस्पोजल रिकॉर्ड किया 144 का, उन्होंने डिस्पोजल रिकॉर्ड किया 92 का। अब हमें नहीं पता कि ये जो एसिड बेचा था ये कितने का था। अज्यूम करें हमने बेचा 200 का। कितने का बेचा? 200 का। तो हमारे नजदीक कैरिंग वैल्यू 144 होगी। हमारे नजदीक कैरिंग वैल्यू क्या होगी? 144। तो हमने गेन रिकॉर्ड किया होगा कितना? 56 का। टैक्स वाले भी मानते होंगे कि 200 का बेचा, लेकिन उन्होंने कैरिंग वैल्यू कितनी रिकॉर्ड की होगी? 92। उन्होंने कितना गेन रिकॉर्ड करना है? 108। ये बात में लगी। हमने गेन रिकॉर्ड किया 56 का, उन्होंने कितना गेन रिकॉर्ड किया? 108 का। तो हमारा गेन वो क्या करेंगे? हमारे वाले गेन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और ऐड किसको करेंगे? अपने वाले गेन को। तो डिफरेंस कितना आता है? 52 का। तो 52 को अल्टीमेटली वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? और यहां तक की बात समझ आ रही है? तो बच्चों अगर आप इन दोनों में सीधा सीधा फर्क देखोगे ना तो 52 का आ रहा होगा। मतलब अगर वो हमें सेल प्रोसीड ना भी दे, हमें वो ना भी बताए कितने का सेल किया है, तब भी 52 का ही इम्पैक्ट आना है, और 52 का इम्पैक्ट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। समझ आ गई बात? नहीं समझ आई? अच्छा, चलो 200 अज्यूम करें, 200 नहीं था, 150 था। हमने 150 का बेचा, तो क्या तब भी बचो डिफरेंस हमारा 52 का ही आएगा? करके देख लेते हैं। 150 में से 144 माइनस करें, फिर 150 में से 92 माइनस करें, 58। डिफरेंस 52 का ही आना। तो जितने का मर्जी बेचा है हमें नहीं पता, 150 का बेचा, 100 का बेचा, 200 का बेचा, 300 का बेचा, हमें नहीं पता। लेकिन अल्टीमेटली हमारे दोनों गेन के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो 52 का ही आएगा, और वो 52 का गेन सीधे सीधे यहां से हमें मिल रहा है। समझ लगी बात की? तो बच्चों उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे? हमारा गेन कम है, उनका गेन ज्यादा है। वो कहेंगे भाई 6 ऐड बैक करो, सॉरी 6 माइनस करो, और 58 को ऐड करो, तो नेट इम्पैक्ट क्या आता है? 52। क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने का बेचा, इसलिए हम अपना गेन निकाल नहीं सकते, टैक्स वालों का गेन भी निकाल नहीं सकते। लेकिन इतना तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो भी गेन है और टैक्स वालों का जो भी गेन है, उसमें जो डिफरेंस है वो 52 है। तो ये 52 समझ आया? एक्सेस ऑफ कैरिंग वैल्यू ओवर टैक्स बेस, ये 52 है। मतलब ये सादा अल्फाज में हमारे गेन और उसके गेन के दरमियान जो डिफरेंस है वो 52 का है, जो एड बैक हुआ। समझ आ गई बात की? अब बच्चों अगला काम क्या है जी? डेफिड टैक्स निकालना है आपने। किस साल का? 2 सालों का। मतलब 2018 का भी निकालना है और 2019 का भी निकालना है। निकाल सकते हैं जी।
सारे पॉइंट्स पढ़ लें डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन पे। हाँ भाई, डेफर्ड टैक्स। अब देखो, वंस अगेन, क्या उसने पिछले साल का डेफर्ड टैक्स दिया है? 2018 का नहीं दिया। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब 2018 के लिए वन बाय वन सारी लाइनें दोबारा पढ़ते हैं। ये लॉस है, इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। ये तो 2019 का लॉस है। ये भी 2019 के पढ़ने दो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आपको मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस हमारा और उनका। ये 2018 का होगा, ऐसे ही है। पहला फंडा हमारा और उनका ओपनिंग बैलेंस पे पड़ेगा। हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 1700। उनकी वैल्यू क्या आ रही है? 1116। कितना डिफरेंस आ गया? 584 का। हमारी कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी। तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। समझ लगी बात? अच्छा जी। बाकी ये सारे मसले जो हैं, ये ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं। हमें ओपनिंग बैलेंस को देखना था, वो देख लिया। बाकी सारी बातें 2019 की हैं। ठीक हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। एज पर टैक्स लॉ, रिसर्च एक्सपेंस फॉर द ईयर इज अलाउेबल इन द नेक्स्ट ईयर। रिसर्च एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड 25 मिलियन, एंड 2018 में कितनी थी? अब जरा सोचो, क्या 2018 में 64 हमने पे किया होगा कि नहीं किया होगा? जेब में से पैसे निकले होंगे ना। हमने क्या एंट्री पास की होगी वाला? रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने थे 2018 में? ये बात समझ लगी? क्योंकि कैश पे किया है, तो टैक्स वालों को भी कैश क्रेडिट तो करना पड़ेगा। कैश पे किया, हमारे पास सबूत मौजूद है। लेकिन वो डेबिट किसको करेंगे? वो प्री पेमेंट को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस साल में एक्सपेंस नहीं मानते, अगले साल में मानते हैं। तो अगर उन्होंने प्री पेमेंट को डेबिट किया होगा, इसका मतलब वो बैलेंस शीट में लेके गए होंगे। हम बैलेंस शीट में नहीं लेके गए, लेकिन वो बैलेंस शीट में लेके गए होंगे। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी नजर में टैक्स बेस 64 है, हमारी नजर में टैक्स कैरिंग वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि हम तो प्रॉफिट लॉस में लेंगे। ये हमारा और उनका फंडा आएगा 64 पर। अब चूंकि ये एसेट है, और टैक्स बेस ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, तो डेफर्ड टैक्स एसेट की लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज होगा। लॉजिक समझ आ गई? तीसरा पॉइंट क्लियर है जी? अभी चौथा पॉइंट, रेंट एक्सपेंस इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पस ऑन पेमेंट बेसिस। मतलब पेमेंट कर दिया तो एक्सपेंस है। प्रीपेड रेंट एज एड 31 दिसंबर 19, ये है। 18 में कितना है? 18 में हमने 1 मिलियन को कहां रिकॉर्ड किया होगा? और टैक्स वाले, 18 में हमारी नजरों में वो 1 मिलियन बैलेंस शीट में है, लेकिन टैक्स वाले उसको प्रॉफिट लॉस में लेके गए। तो प्रीपेड रेंट का भी हमारा उनका फंडा आ रहा है 1 मिलियन का। अब चूंकि प्री पेमेंट भी एसेट है, एसेट की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज्यादा है, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की एसेट लाइबिलिटी राइज होगी। तो 584 की भी लाइबिलिटी है, 1 की भी लाइबिलिटी है, और 64 का एसेट है। डिफरेंस ले लेंगे, आंसर क्या रहेगा? 521। 521 पे 35% लगाएंगे, तो डेफर्ड टैक्स आ रहेगा 182.35। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है बच्चों, 2018 में, अच्छा, ये जो डिफरेंसेस आपने निकाले ना, सिर्फ 3 डिफरेंसेस है। कौन कौन सा? एसेट का, प्रीपेड रेंट का, और रिसर्च का। इसमें लॉस की बात तो हमने की कोई नहीं, ये की है। लेकिन 2018 में तो लॉस भी आ रहा था। कितने का आ रहा था? तो बच्चों, इस लॉस के ऊपर तो डेफर्ड टैक्स एसेट राइज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? लॉस की बात हमने की कोई नहीं, इसका मतलब ये अलग से बात होगी इसकी। अगर तो इन तमाम वैल्यू में लॉस की बात हो गई होती तो अलग से ना कर रहे होते। लेकिन हुई नहीं। 3 बातें हुई हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रीपेड रेंट, और रिसर्च। 18 में तो लॉस भी था, तो लॉस के ऊपर राइज होना डेफर्ड टैक्स एसेट। तो बच्चों, उस लॉस के ऊपर कितना एसेट राइज होगा? 90 का 35%।
31.5। अब ये दोनों आपस में नेट होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे? एक लाइबिलिटी है 182 की और एक एसेट है 31 का। इसको मुफ्त में नहीं लिख सकते इकट्ठा। नहीं, ये कैरिंग वैल्यू नहीं है। लॉस इज ए प्रॉफिट लॉस फिगर, ये बैलेंस शीट की फिगर थोड़ी, देखो ना। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में हम क्या ले रहे हैं? कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस ये एसेट की होती है, लाइबिलिटी की होती है। लॉस इज एन एक्सपेंस। हाँ जी। तो 2018 का आपका जो नेट फिगर है वो क्या आ जाएगी? 150.85 डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। तो बच्चों अगर आप डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का अकाउंट बनाएंगे तो 150.85 लिख रहे होंगे ब्रॉड एंड बैलेंस। ठीक है जी। दो बैलेंस थे, एक एसेट था एक लाइबिलिटी, दोनों को आपने नेट कर दिया, ब्रॉड एंड बैलेंस आपका कितना आ गया? 150.85। अब बच्चों अगला काम आपने करना है, वो क्या करना है? वंस अगेन 2019 का डेफर्ड टैक्स निकालना है। किसका डेफर्ड टैक्स निकालना है? तो निकालें जरा 2019 का डाटा आपके सामने दिया हुआ है। वन बाय वन ट्राई करें जरा शाबाश। अच्छा, 2019 में कौन कौन से फटे थे? पहला फटा तो पीपी का ही है, 1474 और 1220। अगला फटा प्रीपेड रेंट का है। इस 6 मिलियन का हमने क्या किया होगा और टैक्स वालों ने क्या किया होगा? हमने उसको ऐसे बनाया, टैक्स वाला कहते हैं भाईजान पेमेंट हो गया तो एक्सपेंस, ठीक हो गई। तो 6 और 0। फिर तीसरा वंस अगेन वही रिसर्च वाला फटा है। हमने 2018 में 19 में इस 25 को क्या किया होगा? टैक्स वालों ने क्या किया होगा? ठीक हो गया जी। तो बच्चों उनकी क्या रही, उनकी टैक्स बेस 25, हमारी 0। तो ये तीन मसले हैं, और कोई मसला है ही नहीं। ठीक हो गया। तो 254 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, 6 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और 25 डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। डिफरेंस आ गया जी टोटल 235 का, उस पर रेट लगाएंगे तो 35। ठीक हो गया। अच्छा, अब 2019 में कोई लॉस नहीं था। क्यों? जो लॉस पिछला था सारा का सारा क्या हो गया? रिकवर हो गया। नहीं, देखो जरा 140 का लॉस था, करते 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 हम 130 के प्रॉफिट पे पहुंच गए। टैक्स वालों ने तो टैक्सेबल प्रॉफिट पे रेट लगाना होता है ना, वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, तो वो तो टैक्स लेके चले गए। और वो 90 का सारा लॉस जो था वो एडजस्ट करवा के चले गए। तो इसका मतलब है इस साल के एंड पे टैक्स की नजर में कोई लॉस नहीं है। अगर टैक्स की नजर में इस साल भी लॉस होता तो बच्चों यहां पे भी हम क्या कर रहे होते? इस 82.25 के साथ लॉस डिस्कस कर रहे होते, क्योंकि अब यहाँ पे लॉस खत्म हो गया, तो उसके ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं आना। समझ लगी बात? तो बच्चों ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 82.35। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 150.85। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 82.25। तो ओपनिंग और क्लोजिंग से कंपेयर करेंगे, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकल आएगा। कितना आ रहेगा? 68.6। डेबिट क्या होना है, क्रेडिट क्या होना है? डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी डेबिट होगी और एक्सपेंस क्रेडिट होगी। और समझ आ गई बात? तो बच्चों करंट टैक्स भी निकाल लिया हमने और डेफर्ड टैक्स भी निकाल लिया। करंट टैक्स लिखेंगे 17.2 का। अब याद रखना, ये करंट टैक्स जो 17.2 का है इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 14 दिया है, लेकिन यूके की गवर्नमेंट को भी दिया है। तो बिजनेस के लिए तो दोनों ही क्या है? एक्सपेंस है। हमसे पैसे लेने वाले दो बंदे हैं, लेकिन हमने तो पैसे दिए ना।
तो हमने दोनों को इकट्ठा करके लेना है। नहीं समझ आ रही बात? इसमें ये नहीं होगा कि सिर्फ चूंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिया है तो वो लिखेंगे, नहीं। बिजनेस के लिए दोनों एक्सपेंस है, चाहे यूके वाले पैसे ले रहे हैं चाहे पाकिस्तान वाले पैसे ले रहे हैं, हम इकट्ठा ही लिखेंगे। 17 पॉइंट समझ आ गया सबको? अच्छा, और डेफिड एक्स क्या आ गया जी? 68.6। 17.2 डेबिट हो रहा है लेकिन 68.6 क्रेडिट हो रहा है। तो ये दोनों आपस में जमा नहीं होंगे, दोनों के नेचर में फर्क है। ऊपर वाला एक्सपेंस है, नीचे वाला एक्सपेंस में रिडक्शन। और समझ आ गई बात की? अच्छा, नोट बन गया बच्चों? और उसने कहा था डेफिड एक्स एसेट या लायबिलिटी निकालें, रिकंसिलेशन भी मांगी उसने। रिकंसिलेशन क्यों आ रही है भला? है परमानेंट डिफरेंस। अगर परमानेंट डिफरेंस ना होता तो रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं पड़नी थी। समझ लगी बात? अब बच्चों रिकंसिलेशन देखते हैं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस आ रहा है, कितना? 140। अब जिस मेंबर ने या जिस शेयर होल्डर ने हमारी अकाउंटिंग की, हमारी क्या कहते हैं फाइनेंशियल में पकड़ी होगी, वो कहेगा यार तुम्हारा तो लॉस आ रहा था 140 का, हम कहेंगे बिल्कुल आ रहा। अच्छा, वो कहेगा टैक्स रेट क्या है? 35%। ओके, तो इसका मतलब है लॉस के ऊपर लगाए 35%। आंसर क्या आ जाएगा? 49। ये 49 तो पैसे गवर्नमेंट को हमें देने चाहिए, वो क्लेम मांग रहे होंगे। क्यों? वो कहता है जब प्रॉफिट आता है तो हम पैसे देते हैं ना गवर्नमेंट को, तो अब लॉस है तो हमें वापस मिलने चाहिए। ठीक हो गया? कितने मार्क मिलने चाहिए? 49 के मिलने चाहिए। अब चूंकि पैसे मिलने चाहिए, हमारे लिए इनकम होगी, एक्सपेंस नहीं होगा, तो उसकी नेचर क्या होगी? क्रेडिट। समझ लगी बात की? ओके है सबको? अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही परमानेंट डिफरेंस है और वो है डिविडेंड का। कितना डिफरेंस है? डिविडेंड, डिविडेंड था कितना? 16 का। अब याद रखना परमानेंट डिफरेंस है तो 16 का, लेकिन उस पर टैक्स रेट 35% नहीं लगना। क्यों? क्योंकि 20% टैक्स तो आप पे कर चुके हैं। तो फिर फटा क्या है? 20% टैक्स पे कर चुके हैं, लगना चाहिए था 35, तो फटा 15% का है। तो हमने 35 नहीं लेना, 15% से मल्टीप्लाई करना। मतलब ये परमानेंट डिफरेंस है तो सही, लेकिन पार्शल है। हाँ, अगर यूके में 1 रुपया भी पे ना किया होता तो यहाँ पे 15 की बजाय क्या आ रहा होता? 35 आ रहा होता। क्योंकि हमने 20 पे किया, हमारे लिए तो एक्सपेंस है। 35 होना चाहिए था, पे कितना किया है? 20। तो बाकी का जो डिफरेंस रह गया वो लगाएंगे। अगर एक भी ना पे किया होता तो 35 का 35 पूरा लगना। तो हम उनको समझाएंगे कि सर जी 49 का क्लेम था, लेकिन आप इस 49 के अंदर एक ऐसी चीज के ऊपर रेट लगा बैठे हैं जिसके ऊपर 35% रेट नहीं लगना था। उन्होंने क्या रेट लगाया? 35। हम कहेंगे एक चीज ऐसी है जिसपे 35 रेट नहीं लगा, 20 लगा है, तो आपका रेट और हमारे रेट में फटा कितना आया? 15% का। ये 15% का इम्पैक्ट जो है ना रिवर्स कर ले। समझ लगी? तो 2.4 भी क्रेडिट कर देंगे। तो 49 और 2.4 ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है। तो टोटल टैक्स एक्सपेंस या कितना बनता है जी? 51.4। ऊपर देखने जरा, 51.4 ही बनता है। और समझ रही बात? ये सवाल किसका है जी? दुआ लिमिटेड। अच्छा, अगर बच्चों यहाँ पे एक और चीज भी कही जाए कि भाई डेफिड एक्स निकाले लेकिन प्रॉफिट और लॉस अप्रोच के तहत कर सकते हैं आप?
उसका मैंने आपको तरीका क्या बताया था? प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स लेना है, वो कितना है? 140 मिलियन। अच्छा जी, परमानेंट डिफरेंस कितना है जी? 16 का। तो हमने 16 को रिवर्स करना है। रिवर्स करने से क्या मरा था, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? हमने ऊपर क्या किया होगा, तो अब नीचे क्या करेंगे? लेस कर लेंगे। कितना आंसर आ रहेगा? 156। अब टैक्सेबल प्रॉफिट। स्टूडियो स्टूडियो स्टूडियो। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना था जी? कितना था? 40। नहीं सॉरी, वो तो पिछले साल का था ना, 90 का लॉस। कितना लेंगे? 130। डिफरेंस 26 का। क्या आएगा जी? 9.1। आना कितना चाहिए था? 68.6। अब ये मैच नहीं कर रहा। ये 68.6 अगर आप देखें ना, 68.6 में आप पिछले साल का लॉस भी ले रहे हैं। वो कैसे ले रहे हैं? देखो, 68.6 आपने जो निकाला है, तो ये 150 को 82 से कंपेयर करके निकाला ना। बोलो बोलो बोलो। तो ये 150, 150 इसलिए है कि यहाँ पे आपने पिछले साल का लॉस लिया हुआ है। अगर पिछले साल का लॉस यहाँ पे ना होता, तो आपका ओपनिंग बैलेंस 182 होता। क्या होता? 182 होता। तो चूंकि यहाँ पे आपने लॉस लिया है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? लॉस लेना पड़ेगा। आपका टैक्स और प्रॉफिट फिर यहाँ पे 130 की बजाय क्या आना चाहिए? 40। तो डिफरेंस है नी? जिस पे टैक्स लगा था। नहीं, ये 116 नहीं आएगा, ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। ये हो जाएगा 196। चेक कर लो, चेक करो, चेक करो, शाबाश। ठीक हो गया जी? नहीं, माइनस कर रहे हैं। ऊपर वाली फिगर भी माइनस है, और नीचे वाली फिगर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये लेस हो रहा है। अगर ऊपर वाली फिगर प्रॉफिट होती तो 156 में से 40 क्या होता? माइनस होता। लेकिन ऊपर वाली फिगर तो लॉस है, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव है, नीचे भी माइनस ही होना है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस हो। लॉजिक समझ आ रही है? तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से भी बच्चों 68.6 आ गया। अच्छा, ये अप्रोच उसने हमसे मांगी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से हमने डेफिनेट एक्स निकालना हो, तो हम निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं।
नहीं, हम जब ये प्रॉफिट ले रहे हैं तो उसमें बैड डेट्स ऑलरेडी आ नहीं रहा, रिकवरी आ नहीं रही। और क्लियर है सबको? कौन सा सवाल किए थे हमने? चलिए जी, ये सवाल करें जी। ये 16 नंबर का सवाल आया था। कितने नंबर का सवाल आया था? 16 नंबर का सवाल आया था। क्या निकालना है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट निकालना है बस, और कुछ नहीं निकालना। मतलब करंट टैक्स नहीं निकालना आपने। करंट टैक्स के सवाल में उसने नहीं मांगा, तो इसका मतलब है डेफर्ड टैक्स का सवाल 16 नंबर का आया, तो डेफर्ड टैक्स की सबसे डिटेल कैलकुलेशन इसी सवाल में होगी। करंट टैक्स उसने मांगा ही नहीं, तो डेफर्ड टैक्स की जितनी डिटेल हो सकती है उसी सवाल में। हाँ जी, हो गया नहीं? रोज लिमिटेड इज फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है जी? 30%, एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज। मतलब कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिस पे रेट डिफरेंट हो। ठीक है जी? जैसे अभी हमने सवाल किया, वैसे टैक्स रेट 35% था, लेकिन डिविडेंड पे 20% लगा। अच्छा जी। ड्यूरिंग द ईयर आर एल इनकर्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 15 million। दिस कॉस्ट इज टू बी अलाउड एज टैक्स डिडक्शन ओवर 5 years फ्रॉम 2017 टू 2021। अब 15 मिलियन की हमने क्या एंट्री की होगी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन टैक्स वालों ने क्या एंट्री की होगी? हमने एंट्री की होगी एक्सपेंस डेबिट 15 से, कैश क्रेडिट 15। टैक्स वालों ने कैश तो मान लिया 15, लेकिन एक्सपेंस उन्होंने कितना माना? एक्सपेंस का उन्होंने 3 का है, और बाकी क्या है? प्री पेमेंट है कितनी? 12 की। इसका मतलब वो इसको बैलेंस शीट में लेके गए होंगे। हम इसको बैलेंस शीट में नहीं लेके गए, और बात में लगी। हमने सारे का सारा प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, वो कहते नहीं, 3 प्रॉफिट लॉस में जाएगा और 12 बैलेंस शीट में जाएगा। और समझ लगी बात की? तो बच्चों पहला फटाइए पे आ गया हमारे पास। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट हमारी 0 है, टैक्स वालों की 12 है, डिफरेंस आ गया 12। और उसके ऊपर सीधा सीधा 30% रेट लग जाएगा। यहाँ तक की बात में लगी? कोई मसला? पहला क्लियर हो गया जी? अब अगला पॉइंट, ट्रेड एंड अदर पेबल अमाउंटिंग टू 40 million एज एट 31 दिसंबर 2017, विच इंक्लूड अनअर्नड कमीशन ऑफ 10 million।
अच्छा जी, ये अनअर्न कमीशन हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को उसने लाइबिलिटी में लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है, गलती कोई नहीं है। ठीक है। अब अगला पॉइंट, कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन इट इज अर्नड बाय द कंपनी। टैक्स वाले भी यही कहते हैं कि जब अर्न होगी तब टैक्सेबल है। टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल इज 25 million। वो कह रहा है कि भाई कमीशन में कोई फड्डा नहीं है हमारा। कमीशन आपके लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अर्न कोई नहीं की। तो हम भी इनकम कब बनाएंगे? जब अर्न होगी। इसका मतलब है कमीशन में हमारा और टैक्स वाला को कोई फड्डा नहीं है। अगर वो कहता ना कि रिसीव हो गई है तो टैक्सेबल है, तो फिर हमारा उसका फड्डा होता। तो बात लगी है, कमीशन के अंदर हमारा उनका कोई फड्डा नहीं है। क्या यहां तक की बात लगी? हमने भी अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किया होगा, और टैक्स वाले भी अक्रूवल बेसिस पे ही मानते हैं। तो जब हमने अक्रूवल और उन्होंने भी अक्रूवल रिकॉर्ड किया है, तो इसका मतलब ये है कि कोई मसला नहीं आएगा, कोई डेफिडेक्स नहीं आएगा। लेकिन बाकी के बारे में उसने बताया है कि जब इस 40 में से 10 साइड पे कर दें तो बाकी ट्रेड पेबल कितना है? 30। वो कहता है टैक्स वाले उन 30 को 30 नहीं मानते, 25 मानते। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे 30 और यहाँ पे 25, डिफरेंस आ जाएगा 5 का। कमीशन के ऊपर हमारा और उनका कोई फटा नहीं है, उस पर कोई डेफिडेक्स नहीं आएगा। तो समझ आएगी बात की? अच्छा जी, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, अदर रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 17 million एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ओके, विच इंक्लूड डिविडेंड रिसीवेबल ऑफ ₹8 million। के डिविडेंड रिसीव हो गए हैं या रिसीव होने हैं? तो हमने एसेट बनाए होंगे, ठीक होगी। डिविडेंड इनकम वाज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 20% इन 2017। वो कह रहा 2017 में जो पैसे मिलने थे रिसीट बेसिस, जो पैसे मिले उस पर 20% टैक्स लगेगा। लेकिन क्या ये मिले? ये मिले ही नहीं। इसका मतलब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ। अब अगला पॉइंट, हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018 डिविडेंड रिसीव्ड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब ये मिलने ही है 2018 में। कब मिलने हैं? 17 में रिसीवेबल है, तो एक्चुअल में कब मिलेंगे? 18 में। 17 में तो मिले ही नहीं। लेकिन जब मिल रहे होंगे उस वक्त टैक्स वाले क्या कर रहे होंगे? उस वक्त टैक्स वाले इसके ऊपर कोई रेट नहीं लगा रहे होंगे। इसका मतलब है कि 2018 में तो नहीं लगा रहे होंगे, तो 19 में लगाएंगे, फिर 20 में लगाएंगे। तो ये कौन सा डिफरेंस है? ये परमानेंट डिफरेंस है। और परमानेंट डिफरेंस में हम क्या करते होते हैं? टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट को क्या रखते होते हैं? सेम रखते होते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, वो तो फिर 2019 की बात जब करेगा तो देखेंगे। 2018 में तो फिलहाल कोई नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अगला मसला, इस 17 में से डिविडेंड साइड पे कर दे, बाकी कितना रह गया? 9। वो कहता है टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग अदर रिसीवेबल इज 6। तो फटा 9 और 6 का है। हमारे नजदीक बाकी रिसीवेबल कितने के हैं? 9 के। टैक्स वाले कहते हैं बाकी रिसीवेबल कितने के हैं? 6 के। हम 9 मान रहे हैं, वो 6 मान रहे हैं। और ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 5, ऑन 1 अप्रैल 2017 RL invested 40 million in a fixed deposit account for 1 year at 10% per annum. On 1 April 2017, RL invested 40 million in fixed deposit account for 1 year at 10% per annum. Interest will be received on maturity. Okay. Interest was taxable on receipt basis at 10% in 2017. अगर पैसे मिल जाते
तो उस पर 10% रेट लग जाता। हाउएवर, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018 इंटरेस्ट रिसीव्ड इज टैक्सेबल एट, तब अब 15% लगाएंगे कि 10% लगाएंगे? 15%, क्योंकि जिस साल में मिलना है उस साल का रेट देखा रहेगा। चाहे हम खुद 10 में खड़े हैं, लेकिन पैसे तो 18 में मिले, खुद हम 17 में खड़े हैं, पैसे तो 18 में मिलने हैं। तो उस साल में जो रेट होगा असल में तो हमने उसको देखना है ना, फोकस उसी को करेंगे। ये बात समझ लगी थी? तो बच्चों क्या इंटरेस्ट मिल गया है? नहीं मिला, तो हमने बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड किया होगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया होगा, कितना? 3 का। कैसे निकाला 3? 40, 9/12। तो हमने 3 का रिसीवेबल बुक किया होगा, हमने एक एंट्री पास की होगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब टैक्स वालों ने क्या एंट्री पास की होगी? हाँ जी, टैक्स वालों ने कोई एंट्री पास की होगी? क्यों नहीं की होगी? वो कहता है जब पैसे आएंगे तभी एंट्री पास करेंगे। उन्होंने कोई एंट्री पास नहीं की। हम इस 3 को कहाँ ले गए? टैक्स वाले बैलेंस शीट में नहीं लेके गए, तो हमारा उनका फंडा आ जाएगा 3 का। अच्छा, उस पे बच्चों टैक्स रेट चेंज हो गया। अगर तो पूरे सवाल में टैक्स रेट सेम है ना, तो हम सारी डिफरेंसेस को इकट्ठा करके एंड पर रेट लगा देते थे। लेकिन जब डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट रेट लगना है ना, तो सारी वैल्यूज को इकट्ठा नहीं कर सकते। फिर हमें हर वैल्यू पे अलग अलग टैक्स रेट लगा के आंसर निकालना होगा। लॉजिक समझ आई है कि कब अलग अलग रेट निकालना है, कब इकट्ठा रेट लगा सकते हैं? अगर सारे सवाल में रेट सेम है तो सारे डिफरेंसेस को इकट्ठा कर लेंगे, एंड पे रेट लगा लेंगे। लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो फिर हर एक डिफरेंस का रेट लेवल लगा के उसी वक्त अपने डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी निकालो। तरीका समझ आ रहा है? तो बच्चों इस इंटरेस्ट रिसीवेबल पे रेट क्या लगना है? 15%। तो 15% लगा के आप डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी निकालो। समझ आ गई बात की? अगला पॉइंट, ऑन 1 जनवरी 2016 a machine was acquired on lease for a period of 4 years at annual lease rental of 28 million payable in advance. Interest rate implicit in the lease is 10%. Under the tax law, all lease related payments are allowed in the year of payment. ये 16 की बात हो रही है और हम इस वक्त किस साल में खड़े हैं? 17 में। आपने 17 का बताना है कि 17 में कितनी पेमेंट हुई, 17 में कितना इंटरेस्ट बनता था, 17 में कितनी डेप्रिसिएशन बनती थी। समझ आ रही है? तो जरा वो कैलकुलेशन करें शाबाश। अगर आप टेबल बना लेंगे ना लीज का, तो बातें आसानी से समझ आ रही। टेबल बनाए जरा शाबाश लीज का। हाँ भाई। लीज का टेबल बन गया। अच्छा ये देखें, लीज पेमेंट है 112 की, प्रेजेंट लीज पेमेंट कितनी आएगी? 97.63 की। यकम जनवरी 2016 को जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंट्री पास करेंगे राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। उसी दिन पेमेंट कर देनी 28 की। एडवांस में कहा है ना उसने, तो यकम जून 16 को ही पेमेंट होनी है, लीज लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, फिर साल गुजरेगा, तो जब साल गुजरेगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है।
तो वो कैसे करेंगे, राइट ऑफ यूज डिवाइडेड बाय लाइफ। तो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, 24.41। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट, ठीक हो गया। फिर उसी दिन उस लीज लाइबिलिटी में इंटरेस्ट आना है, लेकिन उस लीज लाइबिलिटी में 28 की कमी हो चुकी थी उसी दिन। तो 97 में से 28 माइनस करके बाकी जो बचेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे 10% का। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, ठीक हो गया। फिर यकम जनवरी 17 को अगली पेमेंट होनी है। तो लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। दूसरी छोटी इधर आ रही, चल ठीक है, समझ आ गई बात को। अच्छा वो सिखा यार है 14। ये बात समझ लगी थी। अच्छा, यकम जनवरी 17 को ये एंट्री होगी। फिर 31 दिसंबर 17 को डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेबल। यहाँ तक की सारी वर्किंग समझ आ गई। अब हमने देखना ये कि हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या पड़ा हुआ। हमारी बैलेंस शीट में कैसेट पड़ा हुआ है, टैक्स वाले उसको नहीं मानते। हमारी बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी पड़ी हुई है, टैक्स वाले उसको नहीं मानते। हमारी बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल पड़ा हुआ है, टैक्स वाले उसको भी नहीं मानते। तो सूद नहीं मानते तो पेबल कहां से मानेंगे। वो कहते भाईजान तुम्हारा कर्जा ही कोई नहीं, मारा तुम्हारे सर पे कर्जा ही जब कोई नहीं, तो सूद कहां से आया। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि तुमने जो एक्चुअल में पेमेंट की है वो एक्चुअल में पेमेंट हम मानते हैं। वो इस 28 की एंट्री पास करते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। वो सीधा सीधा 28 को प्रॉफिट लॉस में लेके जाते हैं। समझ लगी। तो हमारी बैलेंस शीट में तीन चीजें हैं, टैक्स वाले उन तीनों को नहीं मानते। किस किस को नहीं मानते, इंटरेस्ट पेबल को नहीं मानते, लीज लाइबिलिटी को नहीं मानते, और राइट ऑफ यूज एसेट को नहीं मानते। अब हमने देखना ही है 31 दिसंबर 17 वाले दिन इन तीनों की वैल्यू क्या क्या थी, ढूंढो। राइट ऑफ यूज एसेट की वैल्यू, लीज लाइबिलिटी की वैल्यू, इंटरेस्ट पेबल की वैल्यू 31 दिसंबर 17 वाले दिन क्या थी। क्या 48 पॉइंट, अच्छा जी। और लीज लाइबिलिटी 48 पॉइंट, और इंटरेस्ट पेबल 4.86। अब बच्चों जरा गौर से देखें, राइट ऑफ यूज एसेट 48.81 वो नहीं मानते, लीज लाइबिलिटी 48.64 वो नहीं मानते, इंटरेस्ट पेबल 4.86 वो नहीं मानते। और समझ आ गया सबको। तो बच्चों ये आपका पॉइंट नंबर 6 हो गया। अब रह गया पॉइंट नंबर 7। ये जरा पढ़ें, पॉइंट नंबर 7, डिटेल ऑफ फिक्स एसेट्स।
देखिए जरा इसमें क्या समझ आता है? हाँ जी। डिटेल ऑफ फिक्स एसेट और एज फॉलो। ऑन 1 जुलाई 2017 आरएल सोल्ड वन ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग्स फॉर 60 million. These buildings were acquired on 1 January 2013 at a cost of 100 million, each having useful life of 30 years. Tax depreciation rate for all owned fixed assets is 10% on reducing balance method. Further, full year tax depreciation is allowed in the year of purchase, while no depreciation is allowed in the year of disposal. कितनी बिल्डिंग थी? 4 बिल्डिंग। कब ली थी? 1 जुलाई 2017 को। अब हमने 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। अच्छा, अच्छा सॉरी। और 1 जुलाई 2017 आरएल सोल्ड वन ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग फॉर 60 million। ठीक है नी? जो बिल्डिंग हमने बेच दी है उसके ऊपर हमने क्या किया होगा? 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। टैक्स वाले कहते हैं 1 महीने की भी नहीं होनी थी। क्यों? जिस साल वो कहता है बिल्डिंग बेचते हैं उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। अच्छा, वो कहता है बिल्डिंग कब परचेज की थी? 1 जनवरी 2013 को 100 million की ली थी और लाइफ क्या थी? 30 ईयर। तो इसका मतलब बच्चों हमें 2013 की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 14 की, 15 की और 16 की और 17। अकाउंटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, ताकि 2017 के एंड पे पहुंचे। 2017 में हमारी बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आ रही है वो बतानी है, और 2017 में टैक्स वालों की बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आ रही होगी वो बतानी है। कैलकुलेशन कर सकते हैं? करें जरा शाबाश। हो गया जी? देखिए नहीं, चूंकि स्टेटमेंट मेथड है बच्चों, तो सीधे सीधा हम आंसर निकाल सकते हैं। 31 दिसंबर 2017 पे सीधी सीधी कैरी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो एक बिल्डिंग सेल कर दी थी, पीछे 3 बिल्डिंग पड़ी है, 100 × 3 300 टोटल वैल्यू। अच्छा, तो 3 बिल्डिंग कितने साल यूज हो चुकी है? 13, 14, 15, 16, 17 5 साल यूज हो चुकी है। तो 300 ÷ 30 × 5, तो सीधी सीधी हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 250। हाँ, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो हमें स्टेप बाय स्टेप हर साल की ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती। स्टेनर मेथड तो एक ही लाइन में आंसर निकल सकते हैं। समझ आ गई बात? अब टैक्स वालों की नजर में 300 की बिल्डिंग थी, एक तो सेल होगी ना, वो स्टोरी तो खत्म होगी। 31 दिसंबर 2017 वाले दिन कितनी बिल्डिंग थी? 3, चौथी तो थी नहीं। तो 300 इंटू, ये फार्मूला आपने पढ़ा था क्यूएम के अंदर अगर आपको याद हो, कि रिमेनिंग वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 - r⁻n। ये फार्मूला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ही फार्मूला। तो इससे भी बच्चों 5 सालों की डेप्रिसिएशन हम इकट्ठी निकाल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करना चाहे कर लें, लेकिन ये शॉर्टकट है। 300 इंटू 1 - डेप्रिसिएशन रेट 10% पावर 5, सीधा सीधा रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी कितनी? 177.15।
ठीक हो गया जी। तो अकाउंटिंग की नजर में कैरी वैल्यू कितनी है? 250। टैक्स वालों की नजर में टैक्स बेस कितनी है? 177.15। इन दोनों में डिफरेंस आएगा 250 और 177.15 डिफरेंस आएगा 72/85 का। उस पर रेट लगा देंगे तो डेफिनेट टैक्स आ जाएगा। हम्म। तो समझ में आएगी बात की? ठीक हो गया जी। इस तरह से बच्चों ये आपका सवाल कंप्लीट होता है और एंड पे निकल आएगा आपका आंसर 16.7 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो क्लियर है सबको? ये सवाल कौन सा था जी? रोज लिमिटेड। एक सवाल आपने घर से करना है ना, वो है जी लक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, स्प्रिंग 21 में आया था लक्स लिमिटेड। ये आपने ट्राई करना है घर से, कर लोगे? करना क्या है जी, नोट बनाना है और डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी निकालनी है। रिकंसिलेशन भी मांगी है उसने। 17 नंबर का सवाल आया। ठीक हो गया जी।